अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं तामीर प्रॉपर्टीज़ का ऑफिशियल चैनल। मुझे कहते हैं शाहज़ेब इकराम और मेरे साथ आज मौजूद हैं अली हसनैन खान साहब। वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में। और उम्मीद करता हूँ जनाब ये पॉडकास्ट का जो दूसरा एपिसोड है ये भी आपको पसंद आएगा। इस पॉडकास्ट में जो आपके सवालात थे पहली वाली पॉडकास्ट के वो भी ऐड किए जाएंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रियल इस्टेट के हवाले से ये बताइएगा, कहा जाता है कि रियल इस्टेट में छक्के बहुत लगते हैं। हर बंदा जो कि इंस्पायर्ड होता है रियल इस्टेट में आने के लिए, उसका ये ख्याल होता है कि मैं रियल इस्टेट में आऊँगा तो एकदम ऐसे बैट पकड़ूंगा और ये उधर छक्का लगाया, ये इधर छक्का लगाया और मिलियनेयर बन जाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई ही रियल इस्टेट में ऐसे छक्के लगते हैं? अगर लगते हैं तो एक बंदा जो कि यंगस्टर है, जो कि अभी भी ग्रेजुएट हो गया है, वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है ये वाला सेटअप रियल इस्टेट का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रियल इस्टेट भी एक वैसी काम है जैसे और कोई भी शॉप होगा। कोई इंजीनियर बनेगा तो उसे इंजीनियरिंग के लिए पहले एक डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री के बाद उसे किसी न किसी जगह पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वो काम सीखेगा तब वो जाके एक प्रॉपर उसे इंजीनियर वो माना जाएगा। इस तरीके से एक डॉक्टर है, वो भी इंटर्नशिप करेगा, एक काम करेगा, 1-2 साल हाउस जॉब करेगा, उसके बाद जाके वो एक प्रॉपर किसी क्लिनिक के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर सकता है। इसी तरीके से रियल इस्टेट का भी ऐसी हिसाब है कि जो भी काम स्टार्ट इंसान करता है उसमें उसके लिए उससे एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट वो एक फ्रेश ग्रेजुएट है। हमारा जैसे अभी हमारा तालीमी निज़ाम है, इस तालीमी निज़ाम में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई रियल इस्टेट की कोई डिग्री समझाई जा रही हो कि जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो रियल इस्टेट की वो बताई जा रही हों, ऐसे बिल्कुल नहीं हो रहा। BBA की डिग्री है, मास्टर्स BBA MBA वगैरह लोग करते हैं, मगर इसमें बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल वो बहुत दूर है। तो इंटर्नशिप के तौर के ऊपर ही कोई बंदा अगर कोई ग्रेजुएट है और वो चाहता है कि वो रियल इस्टेट इंस्पायर्ड है, रियल इस्टेट के अंदर आना चाहता है और वो चाहता है उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो इससे बिल्कुल नहीं होता कि वो आएगा और डायरेक्ट ऑफिस बनाएगा और आती बिल्कुल आएगा और छा जाएगा और छक्के लग जाएंगे और मिलियंस की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के ऊपर वो बिलियंस कमा लेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। उसे चाहिए कि किसी ऑफिस में ऐसा इंटर्नी में ज्वाइन करे, स्टार्ट करे, एक्सपर्टीज़ ले, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पकड़े, लिमिटेड ऑडियंस के ऊपर काम करे। जैसे अभी हम मिसाल ले लेते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त बेजर टाउन ले लें, टॉप सिटी, गुलबर्ग, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं। इसमें ब्लू वर्ल्ड आप डाल लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी डाल लें, बिल्कुल जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं। अब एक बंदा आएगा तो वो अगर ऑफिस बनाएगा तो पहले तो सब पता ही नहीं होगा कि वो किस तरीके से या कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। खुद भी डूब जाएगा और अपने जो इन्वेस्टर्स उनको भी डुबोएगा। तो बेहतर है कि वो अगर एक इंटर्नी के तौर के ऊपर किसी रियल इस्टेट कंपनी के साथ मुंसलिक होता है और एक स्पेसिफिक सोसाइटी पकड़ता है, एक स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल वो टॉप सिटी पकड़ लेता है या फिर गुलबर्ग पकड़ लेता है। अगर हम टॉप सिटी की बात करें तो टॉप सिटी के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। अब देखें, एक जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर एक मर्ज़ को पकड़ने के लिए वो पीछे से शुरू करता है, बिल्कुल बेस से शुरू करता है। अपने जितनी भी वो उसकी होती हैं किताबें पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है, उसके बाद उसे पता लगता है। मतलब एक पूरा एक निज़ाम है। इस तरीके से भी अगर रियल इस्टेट में भी वो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं जैसे बात कर रहा हूँ टॉप सिटी को अगर पकड़ ले, टॉप सिटी में भी 4 से 5 ब्लॉक्स हैं। अब उसमें वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक को पकड़ ले, बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल टॉप सिटी का एक ब्लॉक है D ब्लॉक, वो D ब्लॉक को पकड़ ले, उसके ऊपर इतना वो परफेक्ट हो जाए, इतना ज़बरदस्त हो जाए कि कभी भी उसे कोई रिक्वायरमेंट आए D ब्लॉक की या उस स्पेसिफिक ब्लॉक की जिसके अंदर जो साइज़ हैं वो खड़क अगले बंदे को बता दे और अच्छे तरीके से बता दे। उसे पता भी लग जाएगा, उसे एक थोड़ी सी हिस्ट्री का पता लग जाएगा कि D ब्लॉक में या इस सर्टेन ब्लॉक के अंदर जिसने पहले 2 साल या 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, तो भी मैं किसी क्लाइंट को लेके दूंगा तो उसको इसके ऊपर वैसे रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे वो चीज़ गाइड कर सकेगा अपने क्लाइंट को जो अच्छी होगी उस ब्लॉक के अंदर। तो इससे उसके इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा और उसे मार्केट में वर्थ बनेगी टाइम से, वो उसका अपना भी फ़ायदा होगा। जब वो एक जगह से एक्सपेंड करेगा फिर थोड़ा सा और ब्लॉक्स को देखे टॉप सिटी के, बिल्कुल फिर दूसरी सोसाइटी के ऊपर जाए, फिर तीसरी सोसाइटी के ऊपर जाए, 2-3-4 साल एक्सपीरियंस ले। जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक डिग्री बंदा करता है, 3-4 साल एक्सपीरियंस ले, उसके बाद वो अपना एक ऑफिस बनाए, अपना सेटअप बनाए, फिर उसके बाद छक्की छक्कें। यानी भाई बात तो बिल्कुल सिंपल है, आप छक्के मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको बैट पकड़ना आना चाहिए ना। जब आपको बैट पकड़ना आएगा, जब आपको कवर ड्राइव लगानी आएगी,
तो फिर आप मज़े से छक्के लगाएं और लाइफ को एंजॉय करें। तो वैसे ही छक्के नहीं लगेंगे, एक्सपीरियंस इज़ द की। एक्सपीरियंस मस्ट है। एक्सपीरियंस इज़ द की अगर आप छक्के लगाना चाहते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि 2021-2022 बूम पर थी रियल इस्टेट की इंडस्ट्री। जहाँ देखो जिसको देखो सब आ रहे हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, मार्केट चल रही है, पैसे का रद्दोबदल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें 2023 में जब हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत जो अब साबिका हुकूमत है, उसको गिराया गया, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें यकदम इनको फुल स्टॉप लग गया। तो अब क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, क्या वजूहात हैं कि रियल इस्टेट की इंडस्ट्री को फुल स्टॉप लगा और ये अभी तक लगा हुआ ही है? जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को जैसे डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे 2020 में आपको पता है कोरोना, एक वर्ल्ड वाइड एक कोरोना फैल गया था और उसकी वजह से हर चीज़ को एक फुल स्टॉप लग गया था 2020-21 में। बिल्कुल। तो जब 2020-21 के बाद 21 के मिड में मेरे हमने कोरोना ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जब चीज़ें खुली हैं, कारोबार ओपन हुए हैं, तो उसके बाद एक बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं 21 में और 22 के मिड तक, या 22 का थोड़ा सा अगस्त या फिर अक्टूबर कर लें, इस टाइम तक एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी सारी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं और काफ़ी सारे नए ऑफिस ओपन हुए हैं और कितने बंदे रियल एस्टेट के अंदर यंगस्टर्स जो हैं वो उनकी एंट्री हुई है और वो देखते ही देखते काफ़ी मिसालें हैं रियल एस्टेट में, वो बिलियनियर्स बन गए हैं। बिल्कुल। और खूब कमाया है। तो इसमें आप ये देखें अगर एक ऐसी गवर्नमेंट मिल जाए रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्टिव हो, कोई देखें कोई गवर्नमेंट किसी को ये नहीं होगा कि कोई जेब में आके ला के पैसे दे देगी या कुछ एक बिल्कुल प्लेट के अंदर चीज़ें रख के दे देगी, ऐसा नहीं होगा। मगर ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान को मिल जाए, जैसे कि अगर हम सब अपनी गवर्नमेंट की बात करें जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, तो ऐसे मतलब एक प्लेइंग फील्ड दी जाए जिसमें यानी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, फैसिलिटेशन दें रियल स्टेट को। जैसे मतलब काफ़ी NFCs सोसाइटीज़ की जिनकी अप्रूव अगर होने वाली हैं उनको अप्रूव किया जाए। इसके अलावा एक मास्टर प्लान बनाया जाए और उसके अलावा जैसे मतलब हम पिछले गवर्नमेंट में देख लें, ऐसे बेशुमार फैक्टर्स हैं इमरान खान उनकी गवर्नमेंट ने किए थे जिसकी वजह से एक रियल स्टेट में बूम देखने को मिला 2022 और 2021 में, और लोगों ने अरबों रुपए कमाए। उसके बाद जैसी एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई, उनकी गवर्नमेंट चली गई, तो फिर और सोचे आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाया जाए, रियल स्टेट बिल्कुल एक पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। हाँ, उस तरफ मैं आ रहा हूँ। ये हमारी एक सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं, उनका एक सवाल है इसी हवाले से। अलीज़े अंसारी उनका नाम है, कहती है कि हम रियल इस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 से 4 साल तक आपको कोई खातिर ख्वाह प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही पैसा अगर मैं करेंसी में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 1 महीने के अंदर इतना फ़ायदा हो सकता है। देखिए उनका सवाल काफ़ी हद तक वैलिड भी है। इन हालात को कोई देखे तो जैसे डॉलर 250 से शुरू हुआ है और 330 तक गया है। ये एक माफिया, डॉलर माफिया होता है जिसको अभी फुल स्टॉप लग गया है हमारे अदारों की कोशिश की वजह से। जब देखते हैं डॉलर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हर बंदा उसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। देखते हैं सोने की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हर बंदा उसी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करता है। मगर ये बिल्कुल कंट्री के लिए, बिल्कुल हमारी इकॉनमी के लिए बिल्कुल ये ठीक चीज़ नहीं है। अगर रियल स्टेट में फॉर एग्जांपल हमारा 3-4 साल के अंदर प्रॉफिट होता भी है तो वो एक हमारा सॉलिड प्रॉफिट होता है। सही वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है और वो जाता किधर नहीं है। डॉलर तो अगर 330 का था तो अभी दोबारा 270-80 पे आके घूम फिर रहा है। इसमें इस तरह की जो इकदाम है, इसमें गोल्ड की और डॉलर्स की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये एक जुर्म भी है और इससे ये क्राइम मैं तो समझता हूँ। और इससे कंट्री को और इनसे अपना हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस, हर चीज़ जो हम मंगवाते हैं वो डॉलर्स में है, तो हर चीज़, गाड़ियों की प्राइसेस, हर चीज़ कंट्रोल से बाहर चली जाती है और एक इज्तिमाई तौर के ऊपर मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये वाला। तो ये इस चीज़ को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हम डॉलर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करें। हम यही दुआ गो हैं कि जो अगली गवर्नमेंट आए वो रियल एस्टेट के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ लाए ताकि एक आम आदमी डॉलर और सोने में इन्वेस्ट करने के बजाय रियल एस्टेट, क्योंकि एक आम जिसके पास 20 से 25-30 लाख रुपया एक
इंसान के पास अगर हैं तो वो इंडस्ट्री तो नहीं बनाएगा ना अपनी, बिल्कुल। वो एक अपना प्लॉट ले लेगा, वो थोड़ा वेट करेगा 3-4 साल 5 साल, या उसमें कुछ उसको जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा तो उसे बेच देगा। तो एक ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो हमें रियल इस्टेट को, क्योंकि इसके साथ आपको पता है रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ कितने हज़ारों एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, कितनी एजेंसीज़ हैं। अगर हम ऑल ओवर द पाकिस्तान बात करें तो हज़ारों एजेंसीज रियल इस्टेट में की हैं जो इस चीज़ का मुंसलिक हैं, और करोड़ों अफराद इससे जो है रिज़्क मिलता है और उनका काम चलता है, घर चलता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी प्लेइंग फील्ड दी जाए सोसाइटीज़ की, अगर उसकी अप्रूव्ड होनी है तो उनको अप्रूव किया जाए, और एक ऐसी सर्टेनिटी बनाई जाए जिसमें हम खुल के काम कर सकें, और एक आम आदमी डॉलर और सोने में इन्वेस्ट करने के बजाय रियल इस्टेट में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करे, और वो टैक्स के अंदर आए, FBR भी उससे पूछे, टैक्स के अंदर आए। यानी टैक्स अगर वो दे रहा है तो रियल इस्टेट में देखें, डॉलर में और सोने में तो टैक्स काउंट ही नहीं होता ना। अगर कोई डॉलर की और सोने की ज़िखिरअंदोज़ी करेगा तो FBR तो जाकर उससे टैक्स नहीं ले सकती। बिल्कुल ये चीज़। अगर एक रियल इस्टेट में वो प्लॉट लेगा, जब प्लॉट लेगा तो वो CDA को या पंजाब की जो RDA है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको टैक्स देगा, बाइंग के ऊपर भी टैक्स देगा, सेलिंग के ऊपर भी टैक्स देगा। तो इससे डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, और एट द एंड जब 2-3 साल के बाद एक जो एंड यूज़र है, एक जो बंदा है जिसने 20-25-30 लाख का प्लॉट लिया था, उसकी जब प्लॉट की प्राइस अप्रिशिएट होंगी तो उसको भी फ़ायदा है। यानी एक ना एक दिन तो विन विन सिचुएशन है। यानी एक ना एक दिन ज़मीन के रेट्स बढ़ने ही हैं। इस तरफ अगर आप देखते हैं सोने के रेट्स की बात करते हैं, डॉलर्स के रेट्स की बात करते हैं, तो ये फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन अगर रियल इस्टेट में जैसे कि बात की जा रही है कि अगर एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है टैक्स का, तो तब अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलता है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन जिसके पास भी पैसा होता है, तकरीबन 80-90% लोग, उनकी भरपूर कोशिश यही होती है कि वो रियल इस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करें। तो इसकी तो कोई वजह होगी ना, तभी लोग रियल इस्टेट के अंदर। वजह डायरेक्ट सामने साफ है कि पाकिस्तान एक 24 से 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। बिल्कुल। और इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, 20 से 25 लाख घर हर साल पाकिस्तान को चाहिए। और रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है, जब 20 से 25 लाख घर चाहिए, वो घर हो सकते हैं, वो अपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक अगर मास्टर प्लान बन जाए हमारा कि इस जगह पे घर बनेंगे, इस जगह पे हाई राइसेस आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आना है और जो प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएट होंगी, ऑटोमेटिकली होंगी। क्योंकि 20 से 25 लाख घर, अगर 20 से 25 लाख एक चीज़ में डिमांड एंड सप्लाई है सीधा 20 से 25 लाख एंड यूज़र से जब 20 से 25 लाख अफराद हर साल एक चीज़ में ऐड हो रहे हैं और एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइसेस ऊपर जाएंगी और गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स इससे मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा डाउनफॉल उसके अंदर चल रहा है, और उसके पीछे जो रीज़न्स आपने बताए हैं वो ये बताए हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों को मालूम नहीं है कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, इस वजह से है। लेकिन क्या आप समझते हैं बज़ाते ख़ुद रियल इस्टेट की इंडस्ट्री, रियल इस्टेट में बैठे लोग, उनकी भी कुछ वजूहात हैं, उनकी भी कुछ गलतियां हैं कि जो क्लाइंट्स जो कि धड़ाधड़ ख़रीदारी कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनके दिल में एक डर सा मौजूद होता है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, हमारी खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई रकम ये कोई लेके भाग ना जाए। तो ये वजह भी कोई रियल इस्टेट के अंदर मौजूद ऐसे लोगों की भी कोई ये वजह भी है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट रहे हैं। देखें, मैं 2020-21 में जब कोरोना आया था उसके बाद रियल इस्टेट इंडस्ट्री को एक बूम देखने को मिला और हर बंदे ने इस सेक्टर से काफ़ी कमाई की इसमें। और 2020-21 के बाद जब लोगों ने देखा कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को एक बूम मिल रहा है, तो काफ़ी जो हमारे, अब उस नाम नहीं उसे मैं यूज़ करना चाहता, अब जैसे कहते हैं वो फसली बटेरे, काफ़ी फसली बटेरे रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आ गए और उन्होंने ऑफिस बनाए, सेटअप्स बनाए, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को मार्केटिंग करके, जैसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो करके मुख्तलिफ़ चीज़ों में फंसा दिया। ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करवा दी जिसके पास 500 कनाल ज़मीन है और वो 1000-2000 फाइलें, 3000 फाइलें, लाखों के हिसाब से फाइलें बेच के बैठी हुई है। अभी वो किधर नहीं है, नामो निशान भी नहीं है। उसके अलावा ऐसे हाई राइस के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो मंथली फ़ायदा होता है कि आप ये 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करें और आपको 1 लाख रुपया
या 1,20,000 70-80,000 आपको मंथली मिलेगा। वो तो एक तो वो सूद में भी आता है, मगर लोगों ने भी लालच की, उन चीज़ों में इन्वेस्ट किया, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट किया, और जैसे कि प्राइसेस बढ़ी हैं, डॉलर और सोना ऊपर गया है, उसकी वजह से काफ़ी, जैसे सरिया, सीमेंट, इन चीज़ों की कीमतें ऊपर गई हैं। तो जब एक प्रोजेक्ट बन रहा था, फॉर एग्जांपल अगर हम हाई राइस की मिसाल ले लें, एक हाई राइस प्रोजेक्ट बन रहा था जिसने अपनी बुकिंग्स के लिए, और उसका जो सेल्स पार्टनर था उसने सिर्फ अपने थोड़े से रिबेट के लिए, थोड़े से पैसों के लिए उस बंदे की 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करवा दी उस चीज़ में, जिसके ऊपर मंथली रिटर्न मिलता है। प्रोजेक्ट बन नहीं रहा, अभी एक फ्लोर भी नहीं बना, मगर मंथली रिटर्न मिल रहा है भाई सबको। तो वो प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से, सरिया और सीमेंट की प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से, एक जो डेवलपर है वो डिलीवर कभी कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक अपार्टमेंट हम लेते हैं जिसकी बुकिंग 2021 में या 2022 में 7,000 या 8,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हुई है, तो अगर अभी उस टाइम का हिसाब लगाएं और अभी हम देखें तो रेट्स के अंदर अभी 15,000 रुपये स्क्वायर फुट में भी एक डेवलपर को वारा नहीं है कि वो अपनी बिल्डिंग बनाए और आगे डिलीवर करे। तो जिस बंदे ने 7-8 हज़ार रुपये के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट की थी, एक किसी नए फसली बटेरे को के थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी एक ऐसे डेवलपर के साथ जो गलत काम कर रहे थे और जो रिटर्न दे रहे थे मंथली, तो वो भी रुक गया है। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया जिसको भी दिया हुआ है, बिल्कुल वो डेवलपर उन्हें प्रोजेक्ट भी डिलीवर नहीं कर रहा। एक आम आदमी को, एक आम बंदे को जिसने तो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसको अपना अपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहा। और जो मंथली अप्रिसिएशन मिल रही थी, मंथली से जो रिटर्न मिल रहा था फिक्स, वो भी उसे मिलना बंद हो गया है। तो 50 लाख या करोड़ रुपया जिस बंदे ने भी एक चीज़ के ऊपर लगाया हुआ था मंथली अप्रिसिएशन के लिए, वो भी फंस गया, उसको रिटर्न भी नहीं मिल रहा। अब इससे जो एक हवा पैदा होती है, एक वाइब आती है कि रियल एस्टेट में सारी ऐसे हैं या डेवलपर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते नहीं हैं, या जो हमारे जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं वो वो गलत हैं, वो लुटेरे हैं, गलत चीज़ में इन्वेस्ट करवाते हैं और गलत गाइड करते हैं। और एक ऐसा तासुर अभी अवाम में पाया जाता है कि मतलब ये बहुत फ्रॉडिया सा शुरू से पाया जाता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है बहुत फ्रॉडिया है और इसमें हमेशा नुकसान ही होता है। तो वैसे नहीं है, अगर हम देख के करें एक अच्छी रिलायबल कंपनी के साथ जिसका पास्ट एक्सपीरियंस हो, जो फर्स्टली वेटरन हो, जो 5-7 साल से 8 साल से काम कर रहा है रियल एस्टेट के अंदर, और उसके वो प्रोजेक्ट्स जिसमें उसने अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई और उसके क्लाइंट्स भी खुश हैं और डिलीवर्ड भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे डेवलपर के साथ एक ऐसी रिलायबल कंपनी जो 5-7 साल के साथ से काम कर रही है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट करवाती है अपने क्लाइंट्स की, तो वो उससे अप्रिशिएट भी, उसके प्राइसेस भी अप्रिशिएट होंगी और एक आम आदमी को अपना घर या अपार्टमेंट भी मिल जाएगा, जल्दी टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। सही। यहाँ पे ये जो क्लाइंट्स हैं उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले तो रिलायबल और ट्रस्टवर्दी कंपनी का इंतखाब करें, हाँ, और फिर अपने पैसे जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कराएं। फसली बटेरों का क्या है भाई, फसली बटेर तो एक तख्ती ली उन्होंने, कभी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से जब बिज़नेस सही नहीं चला तो लाहौर चले जाएंगे, लाहौर से कोयटा चले जाएंगे। तो ये फसली बटेरों के पीछे आपने नहीं भागना और फसली बटेरों से बचने की कोशिश करनी है, रिलायबल ट्रस्टवर्दी कंपनी का इंतखाब करना है। बहरहाल इस दौर में इस्लामाबाद में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके करीब काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ बनती चली जाती जा रही हैं, लेकिन अगर हम उन सोसाइटीज़ में देखते हैं तो कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, लेकिन सोसाइटीज़ की जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं या जो घर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं वहाँ पर लोग नहीं आ पा रहे। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में जो बड़े बड़े कमर्शियल्स नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या जो हो चुके हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी या लोग क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? ऐसे लग रहा है कि जैसे ये गोस्ट सिटीज़ बन रहे हैं या लोग नहीं आना चाह रहे। तो इसके पीछे क्या वजह है? कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग नहीं आके वहाँ पे रह रहे। अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की वैसिनिटी में जो सोसाइटीज़ बन रही हैं हम उनकी बात करें तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की वैसिनिटी में फैसल टाउन फेस 1 है जो बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरचेंज के ऊपर है, फतेह जंग इंटरचेंज के ऊपर है। इसके बाद हम टॉप सिटी को देख सकते हैं, मुमताज़ सिटी को देख सकते हैं जो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और घर ऑलरेडी बने हुए हैं, डिलीवर्ड हैं चीज़ें, फैमिलीज रह रही हैं। और अगर हम थोड़ी दूर वाली सोसाइटीज़ जाएँ, जैसे हम कैपिटल स्मार्ट सिटी या फिर उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी, थोड़ा सा हट के, मगर वो कनेक्टिविटी का सारा इशू है। अगर वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं तो एक ही जो चीज़ है रिंग रोड है कि अगर रिंग रोड बन जाएगा तो थोड़ा सा एक्सेस जो है वो वहाँ से ईजी हो जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे घर बना सकते हैं। अब ऐसा बंदा जिसका पिंडी में घर है या इस्लामाबाद में घर है, तो वो मोटरवे से
ब्लू वर्ल्ड सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी रोज़ाना को 2000 रुपये का तेल लगा के नहीं जाएगा और वापस आएगा। उसे कम रास्ता चाहिए, डिस्टेंस कम चाहिए, जिसके बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली आबादी शुरू हो जाएगी और एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो रिंग रोड इंशाल्लाह अभी काम उसके ऊपर शुरू हो गया है। तो जैसे ही रिंग रोड बनेगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी मिलेगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट भी होगी और आबादी भी हो जाएगी इन सोसाइटीज़ में। सही हो गया। अच्छा, एक और कमेंट आया था हमारे एक जो फॉलोअर है, वो कहते हैं कि मुझे एक डीलर ने कहा है आपके पास अगर फालतू पैसा है तो फालतू पैसा मुझे दे दें, मैं आपको ये फालतू पैसा डबल करा दूंगा। तो क्या वाकई ऐसा वो डीलर कर देगा? फालतू जो पैसा उसके पास है वो इन्वेस्टमेंट उसके साथ करे और डबल हो जाएगा? ये फिर उसमें वही कह सकते हैं ना, फिर वो कुछ टाइम बाद कहेगा मेरा पैसा तो बढ़ गया। जैसे वो आज का डायलॉग में शुरू हुआ है कि वो कहेगा फिर मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। फालतू देखें, डबल पैसे कैसे हो सकते हैं? ये वही है जैसे कोई प्रोजेक्ट लेता है, किसी से इन्वेस्टमेंट लेता है और उसे मंथली कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन देता है, तो कुछ टाइम बाद वो भाग जाएगा। ऐसे ही होगा। यानी इसने हाथ पे हाथ धरे रखेगा, सॉलिड चीज़ के ऊपर हमेशा रिटर्न आता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वो प्लॉट जो 25 लाख का या 20 लाख का किसी इंसान ने लिया है, उसके ऊपर भी जाके इसे 4-5 लाख 2 साल बाद उसका अप्रिशिएट होना। कोई ऐसी सोसाइटी हो जिसमें एकदम से कुछ नया हो जाए या कोई अच्छी चीज़ आ जाए, तो वो 20-25 लाख वाला प्लॉट 2-3 साल में 50 लाख हो सकता है। 20 से 25 लाख की जो इन्वेस्टमेंट होगी या जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 100% कभी अप्रिशिएट नहीं होती इतनी जल्दी, उससे थोड़ा टाइम लगता है। ये स्लो है बरल ये सॉलिड है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन तो देख के इन्वेस्टमेंट देख के करनी चाहिए। देखें, अगर आपके हलाल के पैसे हैं तो आप कभी भी हलाल के पैसे होंगे तो कभी भी आप ऐसे बंदे के हाथ में नहीं दोगे कि भाई ये लो और मुझे डबल करके पैसे दे दो। आप एक रिलायबल कंपनी देखें, एक रिलायबल सोसाइटी देखें, उसमें इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपको रिटर्न आएगा। फिर बाद में ये कमेंट्स आते हैं, फिर ये रियल एस्टेट वालों को कसूरवार बनाया जाता है कि भाई मैंने तो पैसे लगाए थे, मेरे पैसे लेके भाग गया। मगर आपने डबल के चक्कर में आप लालच में तो आ गए ना। इसी लालच बुरी बला पे ही देख के इन्वेस्टमेंट करें, देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सोसाइटीज़ पे वापस आते हैं। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं भाई जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ में बन रही हैं, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो वादे करती हैं वो कहती हैं हम इतने अरसे में 6 महीने में 1 साल के अंदर ये डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन उतने अरसे में वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। तो इसके पीछे क्या वजह है? कि ऐसा तो नहीं है कि लोग इंस्टॉलमेंट से नहीं पे कर रहे, या सोसाइटी बताते खुद थोड़ा स्लो डाउन हो रही है कि देखें आगे पीछे हालात, जब मार्केट अप होगी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। देखें, जो रिलायबल सोसाइटी है, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो कभी भी अपनी डेवलपमेंट को या लैंड प्रिक्योरिंग को कभी नहीं रोकते। उनका एक बैकग्राउंड के ऊपर काम चल रहा होता है, डेवलपमेंट भी चल रही होती है या फिर वो लैंड प्रिक्योर कर रहे होते हैं। तो जो बड़ी रिलायबल ग्रुप्स हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं और प्रीवियसली वो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, उनको कभी ये मसला नहीं होता, वो अपनी चीज़ टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को देख सकते हैं, हम फैसल टाउन फेज़ 1 को देख सकते हैं, फेज़ 2 को देख सकते हैं। उसकी ज़मीन जो उन्होंने प्रिक्योर करनी थी वो कर चुके हैं बहुत बड़े नंबर्स के अंदर। हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख सकते हैं, जनरल ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, जनरल ब्लॉक फेज़ 2 के अंदर भी काम शुरू हो गया है। और कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पोजीशन दे दी गई है, कोई घर बनाना चाहे तो बना सकता है। जिस बंदे ने 2017-18 में इन्वेस्टमेंट की थी ब्लू वर्ल्ड सिटी में, तो वो इस टाइम 7-8 लाख का उस टाइम जिस इंसान ने प्लॉट लिया था, वो अभी जाए घर बनाना चाहे सेक्टर 1 सेक्टर 2 में घर भी बना सकता है। अगर वो बेचना चाहे तो उस प्लॉट की इस टाइम प्राइस 20-22 से 25 लाख रुपए है। हमारे पास कोई सेक्टर 1 या सेक्टर 2 का प्लॉट लाता है, अच्छा प्लॉट होगा तो हम 20-22-25 लाख में से ख़रीदार हैं। यानी तो जो रिलायबल जैसे आपका सवाल है कि जो रिलायबल सोसाइटीज़ हैं, जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और टाइम पर चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। वो सोसाइटी जिसके पास रकबा ही 400-500 कनाल है, तो वो कैसे डिलीवर करेगी और वो कैसे डेवलपमेंट करेगी? वो फिर बुकिंग्स बटोरने के लिए और ऐसी चीज़ें करने के लिए अपने साथ डीलर्स को भी इंगेज करेगी। डीलर को अपने रिबेट का और अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट का लालच होगा और वो क्लाइंट को गलत गाइड करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करवा देगा। फिर वो सोसाइटी ऐसी होगी कि बड़ा ग्रुप ले लेगा उससे, जो उसके क्लाइंट्स होंगे उसे पता ही नहीं होगा कि मेरा प्लॉट किधर आएगा किधर नहीं आएगा, वो क्लाइंट बेचारा रुल जाएगा। तो बड़े ग्रुप के साथ जाना चाहिए, अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, देख के करनी चाहिए, जिसके प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स डिलीवर हों। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड देखना चाहिए,
4 से 5 साल इतना पीछे ना जाएं, 4 से 5 साल पीछे चले जाएं कि इन्होंने 4-5 साल पहले जो चीज़ें बोली थी, जो वादे किए थे, वो इन्होंने पूरे किए कि नहीं किए। यानी ये तमाम तर चीज़ें जब आप देखेंगे तब ही होगा। एक और फैक्टर होता है ना जनाब कि जब आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि जो उसके क्लाइंट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स कब दे रहे हैं। अगर बड़ी से बड़ी सोसाइटी भी होगी, अगर उसके क्लाइंट्स इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे वक्त पर, तो एक वक्त आएगा इंस्टॉलमेंट देखें, अगर एक वो आदमी जिसने 2021 में एक फ़ाइल ली है और अभी वो जाके कह रहा है कि मुझे पोजीशन नहीं मिल रही, मुझे कब्ज़ा नहीं मिल रहा, या मेरी बैलेटिंग नहीं हो रही, और उसने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हुई, तो वो कैसे हो सकता है? देखें, बैलेटिंग का एक क्राइटेरिया होता है। किसी ब्लॉक में 50% के ऊपर होता है, किसी ब्लॉक में 75% के ऊपर होता है, किसी में 90% के ऊपर होता है। तो हर सोसाइटी का, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, उनकी बैलेटिंग का एक क्राइटेरिया है, और वो हर 6 माह बाद, 1 साल बाद उनकी बैलेटिंग होती है। और जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स दी हुई होती हैं, उनको एक तो उनका सेक्टर भी अच्छा मिलता है, वो आगे भी आते हैं और उनको पोजीशन भी मिल जाती है। और जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम से नहीं दी होती, उनकी फ़ाइल्स भी कैंसिल होती हैं, उनकी फ़ाइल्स के ऊपर उन्हें जुर्माना भी पड़ता है, और उसके बाद वो फिर गिले करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है और फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो पॉडकास्ट है आपको अच्छी लगी होगी। एक पैगाम आप सबके लिए ये है, ख़्वाह आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपके कमेंट्स और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। भाई कमेंट्स करें, अपना फीडबैक दें, अच्छे अच्छे सवाल करें। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम जो अगली हमारी पॉडकास्ट होगी उसमें आपके जितने भी सवालात हैं, जितनी भी क्यूरीज़ हैं, जो भी जैसा सवाल है आपका, भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म से करें, हम उसको आप के नाम के साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अभी अपने मेज़बान शाहज़ेब इकराम को दीजिएगा इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।